हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके 14th सेशन में आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स de Broglie hypothesis। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग विद de Broglie hypothesis, let's see what all things we have discussed, because it is needed to go back little bit in history before starting with de Broglie hypothesis। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि लाइट क्या है। सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को इसने हैरान और परेशान करके रखा था कि लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है। तो फ्रेंड्स, phenomenon like interference and diffraction were establishing the wave nature of light, whereas phenomenon like photoelectric effect and black body radiation were establishing the particle nature of light। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली लाइट होती क्या है, इससे सारा साइंटिफिक वर्ल्ड हैरान परेशान हुआ था कि लाइट है तो क्या है भाई। कि कुछ फिनोमेनन जो है वो उसका वेव नेचर दिखा रहे हैं, कुछ फिनोमेनन जो है वो उसका पार्टिकल नेचर दिखा रहे हैं। तो साइंटिफिक वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो वो वेव कब है? तो फ्रेंड्स, लाइट जब ट्रैवल करती है तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव। और जब वो किसी चीज से टकराती है, जैसे कोई बॉल किसी चीज से हिट करता है, ऐसे ही जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, एट दैट टाइम इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट लाइट। तो फ्रेंड्स, de Broglie के हाइपोथेसिस के को देखने से पहले हम थोड़ा सा अपना व्यू क्या करते हैं, ब्रॉड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सोचेंगे कि लाइट लाइट का जो है पार्टिकल नेचर भी है, तो पार्टिकल नेचर अगर लाइट का है, वो फोटोन के चंक्स में अगर ट्रैवल कर रही है, तो जब वो ट्रैवल करेगी उसको मोमेंटम होना चाहिए। सिंस इट हैज पार्टिकल नेचर, इट मस्ट हैव मोमेंटम। तो अगर लाइट हैज पार्टिकल बिहेवियर, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर अगर हम सोचेंगे, फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है, और क्लासिकल फिजिक्स कहता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे फोटोन का मोमेंटम तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि किस तरह से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इससे क्लियरली प्रूव्ड था कि फोटोन का डेफिनेटली मोमेंटम रहेगा। तो इसके मोमेंटम के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए सर आइंस्टाइन आए सैवियर की तरह। उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया कि फोटोन का मोमेंटम क्या होगा। ये जो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये सर आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये इक्वेशन आया है। इसके डेरिवेशन में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप देखोगे, ये है m0 इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन, E इज द एनर्जी एंड P इज द मोमेंटम, whereas C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर आप इधर देखोगे फ्रेंड्स, रेस्ट मास जो फोटोन का होता है वो जीरो होता है, तो E स्क्वायर जो आएगा वो P स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी E विल बी इक्वल टू PC, यानी मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। और प्लैंक्स की थियरी से हमें पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर हम इन दोनों को E इज इक्वल टू पी सी और E इज इक्वल टू एच म्यू को इक्वेट करते हैं, तो हमें मिल जाता है एच म्यू इज इक्वल टू पी सी, वेर एज वी नो दैट C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। C क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर हम इस C को इधर पुट कर देते हैं म्यू की जगह पे, तो हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा।
और इसे कहते हैं फोटॉन मोमेंटम। फोटॉन का मोमेंटम सर आइंस्टाइन ने पता किया कि ये ई बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करोगे तो कितना क्रेजी फॉर्मूला लगता है कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर है और उस पार्टिकल बिहेवियर से जो मोमेंटम एसोसिएट होता है वो उसके वेव पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसके वेव नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये अगर आप फॉर्मूला को अगर देखोगे ध्यान से तो इधर ये देखो फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला देख के हमारा मन हैरान और परेशान होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा है उसके वेव नेचर पे। तो फ्रेंड्स, यही हैरानी परेशानी हुई सर डी ब्रॉय को, और उन्होंने जो अपना हाइपोथेसिस प्रपोज किया उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हमारा व्यू और ब्रॉड करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा यूनिवर्स जो है फ्रेंड्स वो बेसिकली दो फंडामेंटल चीजों से बना है। एक तो है मास और दूसरा है एनर्जी। आप हमारे यूनिवर्स को बारीकी से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यही दो फंडामेंटल चीजें आपको दिखेंगी, और सर आइंस्टाइन ने इस मास और एनर्जी को ही कोरिलेट कर दिया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के साथ, यानी एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि एनर्जी, लाइट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का ड्यूअल नेचर है, वेव और पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, नेचर जो है उसको क्या पसंद है, नेचर लव सिमेट्री। अगर एनर्जी एंड मास आर इंटर रिलेटेड एंड एनर्जी एंड मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड, ऐसा अगर है, और एनर्जी के अगर दो नेचर है, वेव भी और पार्टिकल भी, तो मास का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, वेव एंड पार्टिकल। मास का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। अगर एनर्जी का ड्यूअल नेचर है तो मास का भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। और इसी तरह का कुछ विचार आया सर डेब्रॉय के मन में, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े परिवार से थे, उनके सारे जो दादा परदादा लोग थे वो बहुत सारे बड़े बड़े राजकीय पोजीशंस पे वो थे फ्रांस में। तो और इनके बारे में बेहद ही इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हैं, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। ही वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग पर्सन। तो ऐसा ही कुछ विचार इनके दिमाग में आया और इन्होंने अपना हाइपोथेसिस प्रपोज किया, क्योंकि नेचर को जो है सिमेट्री अच्छी लगती है, नेचर लव सिमेट्री। और लाइट का अगर पार्टिकल बिहेवियर है तो पार्टिकल का भी डेफिनेटली वेव बिहेवियर होना ही चाहिए, और ये फॉर्मूला भी हमें यही इंडिकेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, पार्टिकल का भी वेव नेचर होना चाहिए, ऐसा कुछ डेब्रॉय ने सोचा और अपना हाइपोथेसिस अपने पीएचडी के थीसिस में प्रेजेंट किया 1924 में। और उन्होंने कहा ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो साइंटिफिक वर्ल्ड को था, पार्टिकल्स का अगर वेव बिहेवियर है, जिसे कि मैटर वेव भी कहते हैं, पार्टिकल्स का वेव बिहेवियर है, तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। और इस वेवलेंथ के बारे में तो सर आइंस्टाइन ने पहले ही बता के रखा था, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में का रिलेशन। इसे जस्ट रीअरेंज किया और इसको उन्होंने प्रेजेंट किया कि मैटर वेव्स की वेवलेंथ होगी h/p। तो फ्रेंड्स, अगर आप इधर ऐसा सोचोगे कि सर डेब्रॉय ने क्या किया है, जस्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला को रीअरेंज किया है। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू नॉट जस्ट टू लुक एट द मैथमेटिकल फॉर्मूला। आज के डेट में भी अगर आप सोचो कि ये आइडिया दिमाग में कैसा लगता है कि मैटर यानी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा आदमी मोटर कार, इन सब का वेव नेचर होगा, कितना एब्सर्ड, कितना अलग थिंकिंग, कितना डिसरप्टिव इनोवेटिव थिंकिंग लेके सर डेब्रॉय आए थे। आज के डेट में भी अगर
पार्टिकल का वेव नेचर इस्टेब्लिश हुआ नहीं रहता और अगर कोई ऐसी आइडिया प्रपोज करता तो उसके ऊपर लोग हंसते थे, क्या गेंद की भी कोई वेव नेचर हो सकती है? तो फ्रेंड्स इस तरह के आइडिया को उन्होंने प्रेजेंट किया और उसे आगे चल के सर डेविसन एंड जर्मर और जीपी थॉमसन जो कि सर जे जे थॉमसन के बेटे थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करके ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से जब उसकी वेवलेंथ पता की गई तो दैट वाज एक्सैक्ट इक्वल टू एच बाय पी एच अपॉन एम वी के बराबर वो आ रहा था, यानी सर डेब्रॉय ने जो प्रपोज किया था वो सटीक बैठ रहा था। डेविसन एंड जर्मर और जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया और इन्हीं इन्वेंशंस के लिए इन तीनों को सर सर डेब्रॉय को, डेविसन एंड जर्मर को और जीपी थॉमसन को सबको नोबेल प्राइज मिला था फ्रेंड्स। इन सभी को नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स सर डेब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है हम उसका अगर सिग्निफिकेंस देखेंगे, अगर हम इस फॉर्मूला को देखते हैं फ्रेंड्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी क्या होता है मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और h की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही छोटी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो फ्रेंड्स जब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा होगा तो लैम्बडा क्या होने वाला है, वेवलेंथ उसकी कम से कम होने वाली है। एंड हेंस फ्रेंड्स ये जो डेब्रॉय वेवलेंथ है, मैटर वेव्स जो है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो वेव है उतनी प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई जैसे जो ये जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक कार है, कोई व्यक्ति है जिसका मास ज्यादा है, उनके लिए दिस मैटर वेव वाज नॉट prominent due to its heavy mass, whereas माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, इनके लिए जो है ये मैटर वेव प्रोमिनेंट थी। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट लेके जो सर नील बोहर के कुछ पॉस्टुलेट्स में कमियां थी, इनको दूर किया गया। हमने नील बोहर सर के पॉस्टुलेट्स में देखा था कई बार कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 हमने देखा, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इस कंक्लूजन पे सर नील बोहर क्यों पहुंचे, ये एक्सप्लेन हो सकता है सर डेब्रॉय के इस मैटर वेव हाइपोथेसिस से, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा था सर डेब्रॉय के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप जानना जरूरी है, क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुनिया में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है तो कुछ डिग्री होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे किसी किसी के मन में रहता है एजुकेशन ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताना चाहूंगा सर डेब्रॉय जो थे वो एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट थे जिसमें उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी, और जब वर्ल्ड वॉर हुआ तब उन्हें आईफेल टावर पे काम करना पड़ा, तब जाके उन्हें ये फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट पैदा हुआ। एक्चुअल में रियलिटी में उनके जो भाई थे मॉरिस, उनके भाई जो मॉरिस वो थे वो फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इन्हें जबरदस्ती इधर बुलवाया इस वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में, और उन्हें ऐसा कुछ उसमें पैशन क्रिएट हुआ कि उन्होंने ऐसी थियरी प्रपोज की, प्रपोज ही नहीं की, सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया और नोबेल प्राइज भी पा लिया। तो फ्रेंड्स एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग, ये हिस्ट्री में कई लोगों ने प्रूव किया है, उसमें से एक थे डेब्रॉय। और पैशन का क्या मीनिंग होता है, पैशन क्या होता है, इसका एक सटीक, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल थे सर डेब्रॉय। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट सर डेब्रॉय एंड हिज हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में मिलेंगे कि सर डेब्रॉय ने किस तरह से सेकंड पोस्टुलेट, नील बोहर सर के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।